तो चलिए फिर से स्वागत है स्मार्ट क्लास के यूट्यूब चैनल पर। देखिए आज के टॉपिक में हम लोग बात करेंगे वायुमंडल के बारे में। देखिए वायुमंडल जो है ये पृथ्वी का बाह्य आवरण है और ये पृथ्वी को सुरक्षित रखता है सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से, साथ ही साथ वैसी किरणें जो पृथ्वी के जीवधारों के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक हैं उनसे सुरक्षा देता है। इसलिए वायुमंडल जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है पृथ्वी को सुरक्षित रखने के लिए। यदि देखा जाए तो हमारी पृथ्वी जो है ये 3 रूप से बटी हुई है, जहाँ एक तरफ वायुमंडल, दूसरा तरफ आप जलमंडल और तीसरा जो है स्थलमंडल है। और ये तीनों मंडल जहाँ पर मिलते हैं वही क्षेत्र जो है वो जैवमंडल कहलाता है। इसीलिए वायुमंडल इस जैवमंडल को सुरक्षित रखने का कार्य करती है। यदि देखा जाए तो ये वायुमंडल जो है इसका जो पूरा आवरण है इसमें 78.08% जो है वो नाइट्रोजन का हिस्सा है। उसके बाद ऑक्सीजन जो है वो 20.93% है। आर्गन जो एक अक्रिय गैस है ये 0.93% के रूप में वायुमंडल में विद्यमान है। और बाकी जो क्षेत्र है कार्बन डाइऑक्साइड 0.20%, उसके बाद मीथेन, इथेन और कई सारे ऐसे गैस हैं जो वायुमंडल में विद्यमान होकर के पृथ्वी की सुरक्षा करते हैं। देखिए कार्बन एक ऐसा गैस है जो कह सकते हैं कि यह सबसे भारी गैस माना जाता है, क्योंकि इसे सूर्य के प्रकाश को अवशोषण करने की क्षमता इसमें ज़्यादा होती है। फिर से समझ लीजिए कि कार्बन जो है वो सूर्य के प्रकाश को अवशोषित ज़्यादा मात्रा में कर सकती है, इसलिए यह एक भारी गैस होती है और ये पृथ्वी के सबसे करीबी क्षेत्र में पाई जाती है। अर्थात क्षोभ मंडल के क्षेत्र में इसकी मात्रा जो है वो थोड़ा ज़्यादा होता है, बाकी जो इनका अन्य भाग है वहाँ पर इसकी मात्रा कम होती है। देखिए वायुमंडल में नाइट्रोजन जो है ये सबसे अधिक मात्रा में है और नाइट्रोजन आपने बहुत सारे ऐसे कुरकुरे के या फिर चिप्स के पैकेट्स में देखे होंगे जहाँ पर वायु जो होता है बहुत ज़्यादा मात्रा में भरा होता है, हवा जो होता है वो पैकेट्स में भरे होते हैं। तो जो हवा इनमें भरा जाता है वो नाइट्रोजन होता है। और साथ ही साथ नाइट्रोजन जो है एक ऐसा गैस है जिसका जीवधारियों के लिए तो कोई उपयोग नहीं होता है, लेकिन पादप इसका उपयोग नाइट्रेट के रूप में करते हैं। जबकि ऑक्सीजन जो है वो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट गैस है, क्योंकि आपको पता है कि जितने भी जीवधारी है पूरे पृथ्वी में वो ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं श्वसन प्रक्रिया के दौरान। और कार्बन डाइऑक्साइड जो है एक ऐसा गैस है जिसका उपयोग पादप करते हैं। साथ ही साथ यदि इसकी मात्रा जरा सा भी बढ़ती है तो ये हमारे पूरे वायुमंडल के साथ साथ पृथ्वी को भी प्रभावित करती है, जिसका एक असर होता है ग्लोबल वार्मिंग का। तो इस तरह से सभी गैसें जो है वो अलग अलग रूप में कार्य करती हैं। आर्गन एक ऐसा बोल सकते हैं गैस का लेयर है जो O3 का निर्माण करती है, या आप बोल सकते हैं कि आर्गन एक अक्रिय गैस होते हुए भी पृथ्वी की सहायता करती है उसे यहाँ के जीवधारी को सुरक्षित रखने के लिए। देखिए अब हम लोग जानेंगे कि हमारा वायुमंडल मुख्य रूप से कितने भागों में बटा हुआ है। विज्ञान के आधार पर हमारा वायुमंडल मुख्य रूप से 5 भागों में बटा हुआ है, जहाँ पहला क्षोभ मंडल, उसके बाद समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर आयन मंडल और लास्ट में बाह्य मंडल या बहिर्मंडल भी आप इसे कह सकते हैं। तो इन 5 मंडलों के द्वारा हमारा वायुमंडल पूरी तरह व्यवस्थित है। तो सबसे पहले जो पृथ्वी के सबसे करीब का जो मंडल है वो है क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर जीवधारियाँ निवास करती हैं या जहाँ पर जीव पाए जाते हैं। यह एक ऐसे गैस का आवरण है जिसमें हर प्रकार की मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं। साथ ही साथ यह एक ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ पर सबसे अधिक मात्रा में बोल सकते हैं कि वायुमंडलीय कार्य होते हैं। क्षोभ मंडल एक ऐसा लेयर होता है जहाँ पर भारी गैसों का आवरण मिलता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ऑक्सीजन भी है लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर ज़्यादा होता है। यह एक बोल सकते हैं कि ऐसे गैस का लेयर है जहाँ पर आप कह सकते हैं कि इसका जो कुल क्षेत्रफल है ये 8 किलोमीटर से 18 किलोमीटर के बीच में है। गर्मियों के दिन में इसका क्षेत्रफल बढ़ जाता है, जबकि ठंड के दिन में इसका क्षेत्रफल घटने लगता है। और औसतन मापा जाए तो इसका जो कुल क्षेत्रफल है ये 12 किलोमीटर के क्षेत्र में पाया जाता है। तो हम यह कह सकते हैं कि 8 किलोमीटर से लेकर के 18 किलोमीटर के बीच का जो ये इनका पूरा जो कवरेज है ये क्षोभ मंडल का होता है। देखिए अगर एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाए कि क्षोभ मंडल का वास्तविक द्रव्यमान या वास्तविक क्षेत्रफल कितना है तो ये 12 किलोमीटर तक फैली हुई है। और साथ ही साथ ये भी आपको जान के रखना है कि क्षोभ मंडल जो है कई क्षेत्रों में काफ़ी कम होता है, क्योंकि जिस प्रकार से हमारी पृथ्वी का आकार है और जिस प्रकार से यहाँ पर अन्य चीज़ें बनी हैं, जैसे कि ध्रुवीय क्षेत्रों में इसका जो क्षेत्रफल होता है वो घट जाता है और पर्वतीय क्षेत्र या बोल सकते हैं ऐसे क्षेत्र जो समतल रूप में आते हैं वहाँ पर इसका क्षेत्रफल बढ़ जाता है। इसी कारण क्षोभ मंडल का जो आकार है ये लगातार बोल सकते हैं एक जैसा नहीं रहता है
औसतन आप इसे 12 किलोमीटर लिख सकते हैं। देखिए क्षोभ मंडल जो है गर्मियों के दिन में क्यों बढ़ जाता है। आपको पता है कि गर्मियों के दिन में जो वायु का जो तापमान होता है वो बढ़ता है और वायु अधिकतर गर्म हो जाती है, जिस कारण से कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ अन्य कई गैस जो होते हैं वो एक अलग चैम्बर बनाती है जिसमें क्षोभ मंडल का आकार बढ़ता है। जबकि ठंड के दिनों में ऑक्सीजन के घटने के कारण वायुमंडल में क्षोभ मंडल की जो घनत्व होती है वो घटते जाती है। इस कारण से क्षोभ मंडल जो है वो गर्मियों के दिन में इसका क्षेत्रफल बढ़ जाता है और ठंड के दिन में इसका क्षेत्रफल घटने लगता है। इसलिए हमें ठंड और गर्मी का अनुभव कुछ ज़्यादा होता है इन दोनों मौसम में। साथ ही साथ यदि हम ऊंचाई के क्षेत्रों में जाते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि क्षोभ मंडल का जो क्षेत्रफल है या जो क्षोभ मंडल की आवृत्ति है वो घटने लगती है। तो हम ये कह सकते हैं कि क्षोभ मंडल जो है इसका क्षेत्रफल ऊंचाई के क्षेत्रों में घटते रहता है, जिससे इसका तापमान भी घटता है और साथ ही साथ इसकी जो भूव्यवस्था होती है वो बदल जाती है। अगला जो मंडल है ये है समताप मंडल। समताप मंडल वायुमंडल का सबसे इम्पोर्टेंट मंडल के रूप में भी माना जाता है, क्योंकि यह वही क्षेत्र है जहाँ पर किसी भी प्रकार की मौसम संबंधी घटनाएं नहीं होती है। और मौसम संबंधी घटनाएं नहीं होने के कारण हमारे जितने भी वायुयान हैं या जितने भी जहाज़ हैं जो उड़ते हैं वे सभी समताप मंडल के अंतर्गत ही उड़ते हैं। साथ ही साथ समताप मंडल ही एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर O3 या आप बोल सकते हैं कि ओजोन की परत स्थित है। इस ओजोन की परत का जो कुल घनत्व है ये 15 से 35 किलोमीटर के बीच है और जो समताप मंडल है इसका कुल घनत्व 18 किलोमीटर से 55 किलोमीटर तक फैला हुआ है। और हम कह सकते हैं कि सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को ओजोन परत के द्वारा जो रोकती है ये समताप मंडल में ही टोटल घटनाएं होती हैं। साथ ही साथ समताप मंडल O3 का लेयर है जिसे हम लोग एक तरह से ओजोन परत कहते हैं। देखिए 18वीं से 19वीं सदी के बीच में ओजोन परत में काफ़ी हानियां देखने को मिली और काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ओजोन परत में छेद हुए, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ओजोन परत निष्क्रिय हुआ, जिसका कारण ये था कि इस समय जितने भी विकसित देश थे वो लगातार औद्योगिकरण से अपना विकास कर रहे थे, बड़े बड़े उद्योग लगाए जा रहे थे और इससे वायुमंडल को प्रभावित किया जा रहा था, जिसके कारण O3 का लेयर या बोल सकते हैं ओजोन परत का जो लेयर था ये बहुत कमज़ोर हो गया और इसी के कारण हम कह सकते हैं कि ओजोन परत डैमेज हुआ। तो जितने भी तरह के बोल सकते हैं कि हानिकारक कार्य हुए हैं वायुमंडल में वो अधिकतर ओजोन परत या आप बोल सकते हैं समताप मंडल के अंतर्गत हुआ है। और इसी को रोकने के लिए, इसी प्रदूषण को रोकने के लिए हर वर्ष 16 सितंबर को यूएनओ द्वारा या आप बोल सकते हैं यूनाइटेड नेशन के द्वारा एक सभा का आयोजन किया जाता है जिसमें ओजोन को सुरक्षा देने का कार्य किया जाता है या ओजोन को सुरक्षित रखने के लिए कई कड़े नियम लागू किए जाते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि 16 सितंबर को ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। देखिए अगला जो मंडल है ये है मध्य मंडल। मध्य मंडल एक वायुमंडल का ऐसा भाग है जो 50 से 80 किलोमीटर तक फैला हुआ है और 50 से 80 किलोमीटर के दायरे में यह बहुत ही ठंडे तापमान में स्थित एक क्षेत्र होता है जहां का तापमान लगभग -100 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। और इस तापमान में, इस न्यूनतम तापमान में उस क्षेत्र में कोई भी जीव नहीं रहते हैं, लेकिन यह मंडल जो है यह हमें बाह्य ताकतों से लड़ने में सहायता करता है, अर्थात उल्कापिंड और कई प्रकार के जो ऐसे अवांछित चीज़ होती हैं जो पृथ्वी में प्रवेश करके यहाँ की जीवधारियों को अचानक डैमेज कर सकते हैं। तो उल्कापिंड जैसी घटनाओं को रोकने के लिए मध्य मंडल बहुत उपयोगी होता है। इसी क्षेत्र में जितने भी उल्कापिंड हैं वो ध्वस्त हो जाते हैं और पृथ्वी में रहने वाले जीवों को प्रभावित नहीं कर पाते हैं। देखिए वायुमंडल का जो अगला भाग है ये है आयन मंडल। आयन मंडल ये एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर बोल सकते हैं कि सबसे अधिक मात्रा में आयनिक गुण पाए जाते हैं, इसलिए यहाँ पर जितने भी रेडियो सक्रिय कार्य होते हैं वो बहुत जल्दी ही वर्क करते हैं। आयनिक गुण होने के कारण यह रेडियो तरंगों को परावर्तित करती हैं और इसका जो कुल क्षेत्रफल है ये 80 से 640 किलोमीटर तक फैला हुआ है। इसके बाद हम लोग आते हैं बाह्य मंडल या बहिर्मंडल में। देखिए बाह्य मंडल पृथ्वी के सबसे बाहरी भाग को कहते हैं और यही ऐसा क्षेत्र होता है जहां पर सभी सैटेलाइट्स को नियुक्त किया जाता है, सभी सैटेलाइट्स को छोड़ा जाता है। देखिए ऐसा देखा जाए तो बाह्य मंडल जो है वो इसमें कोई भी गैस नहीं पाया जाता है, किंतु हाइड्रोजन और हीलियम की कुछ मात्रा इसमें विद्यमान होती है क्योंकि ये दोनों गैस जो है बहुत हल्की होती है। इसका जो बाह्य आवरण है ये 640 किलोमीटर के बाद के क्षेत्रफल में आ जाता है और यह जो है 36,000 किलोमीटर से भी ज़्यादा क्षेत्र में फैले हुए हैं।
इसके पूरे भाग में 2 तरह के सैटेलाइट्स को, या बोल सकते हैं कि जो वैज्ञानिकों द्वारा विकसित किए गए उपग्रह हैं उन्हें छोड़ा जाता है, जिसमें ध्रुवीय कक्षा वाले उपग्रहों को छोड़ा जाता है जो 700 से लगभग 800 किलोमीटर के रेंज में छोड़ा जाता है, जबकि भूस्थैतिक उपग्रह जो है वो 36,000 किलोमीटर के रेंज में छोड़ा जाता है। और इस तरह से वायुमंडल में एक ऐसे आवरण के द्वारा सैटेलाइटों को नियुक्त किया जाता है जो पृथ्वी के हर गतिविधि पर अपनी नज़र रखती हैं। आज हम लोग जो भी देख रहे हैं, जितने भी तरह के सैटेलाइट्स को, रॉकेट्स को जाते हुए देखते हैं, ये सभी वायुमंडल में उपस्थित होते हैं और इन्हीं सैटेलाइट्स के द्वारा अवलोकन किया जाता है पूरे ब्रह्मांड का या पृथ्वी का। तो हम कह सकते हैं कि वायुमंडल जो है एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर हाइड्रोजन और हीलियम के कुछ गुण या कुछ कण पाए जाते हैं, कुछ उसकी मात्रा हैं, और साथ ही साथ वायुमंडल जो है एक ऐसा आवरण है जहाँ पर सैटेलाइट्स को नियुक्त किया जाता है। और यह जो है पृथ्वी का सबसे बाह्य भाग है, जहाँ से बोल सकते हैं कि पृथ्वी की गतिविधियाँ सूर्य के साथ डायरेक्ट टू डायरेक्ट होती है। तो इस तरह से आज हम लोगों ने जाना कि हमारा वायुमंडल किस प्रकार बना हुआ है और किस प्रकार इनके अलग अलग क्षेत्र हैं। देखिए, पृथ्वी एक ऐसा क्षेत्र है जहां वायुमंडल ही इसकी सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करता है। इसीलिए इसके 5 भाग के बारे में, अर्थात वायुमंडल के जो 5 भाग थे उसकी जानकारी मैंने आपको लगभग दे दी है। आशा करते हैं कि इन सभी जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वंदे मातरम, भारत माता की जय।